गुड इवनिंग क्लास। हम लोग ये राजनीति विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि जैसे हमने कहा आर्टिकल 20 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हमें अगला आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल 21। अच्छा, आर्टिकल 20 तक हम लोग पूरा फुल फ्लेजेस पढ़े हुए हैं। कहने का मतलब इसमें कहीं भी कोई कुछ छोड़े नहीं है। जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी चीज़ें इसमें हम स्पष्ट रूप से कवर कर दिए हैं। समझिए, देखो एकदम बेसिक से भी पढ़ाया जा रहा है, फैक्ट भी कवर किया जा रहा है। मतलब जितनी चीजें उसमें होती हैं लगभग ऑल चीजें इसमें क्या कवर कर दी गई हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? केवल आप अच्छे से पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको क्या करने हैं, जब आपका ये मूल अधिकार खत्म हो जाएगा तो आप प्रीवियस ईयर के एक बार केवल क्वेश्चन देख लेना, बस इतना आपको करना है। बाकी अगर आपको पूरा आप जैसे नोट्स वोट्स बना रहे होंगे तो आपको एकदम पूरा विधिवत समझ में आ रहा होगा। देखो शॉर्टकट में शॉर्टकट इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि देखो धीरे धीरे क्या होती है ना, चीजें आप कॉन्सेप्ट की तरफ जा रही हैं। और जो वो लोग मतलब जैसे यूट्यूब पे नहीं होता है कि मतलब 2-3 आए फैक्ट बना दिए 10 मिनट में पूरा मूल अधिकार खत्म कर देते हैं, तो उसमें 10 प्रकार के आपको फैक्ट दे देते हैं तो उनको लगता है कि मतलब यही सब आते ही हैं बाबू, लेकिन ये सब नहीं आते हैं। समझ गए? कभी कभी जैसे रेंडमली कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आपको एक अच्छा नागरिक बनना है तो आपको एक अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ता है। जब तक आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तब तक आप पीसीएस हुआ, आरओ हुआ, इनके मेंस नहीं निकलेंगे आपके। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप छोटे एग्जामों में जैसे मान लो एसएससी में तो ऊपर से पूछ लिया बता दिए, लेकिन आप ही सोचो अगर से जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, उसमें आप कहाँ कर पाओगे? पीसीएस की तैयारी में आपको फुल फ्लेजेज चाहिए। तो जब तक आपका बढ़िया नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसीलिए हम यहाँ पर आपको एक एक आर्टिकल करके बता रहे हैं और एक एक घंटे देकर बता रहे हैं ताकि आपको हर चीजें बढ़िया से समझ में आ जाए। समझ गए? तो भैया आज हमें क्या पढ़ने हैं, तो हम कहते हैं आज हमें पढ़ने हैं आर्टिकल 21 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आर्टिकल 21 पढ़ना है। तो भैया चलो आर्टिकल 21 यहां पर बनाते हैं। भैया याद रख के रहना, हम कोई भी चीजें अगर पढ़ना, यहाँ जितने भी आर्टिकल हुए हैं अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो भैया यहाँ एक चीज मैंने हमेशा बोला है कि ये आर्टिकल अगर 21 अपने संविधान में आया है तो भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्यों डाला है। अभी आप सारी चीजें समझ जाओगे। अच्छा, जब ये लिखा गया था आर्टिकल 21 तो ये बहुत ब्रॉड नहीं था, लेकिन आज के समय में अगर से देखा जाए तो ये बहुत ब्रॉड हो चुका है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यायिक सुधार करके इसमें और भी चीजें ऐड कर दी गई हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बातें आपको समझनी है। जैसे हम कहते हैं उस समय हमें जैसे जीने का अधिकार तो था, मान लो हमें जीने का अधिकार था, हर प्रकार से हमें बहुत सारे अधिकार मिल भी गए थे, अंग्रेजों से भी लास्ट तक हमें बहुत सारे अधिकार मिल गए थे। लेकिन भैया उसमें दिक्कत ये आ रही थी, अभी भी वो परमानेंट थोड़ी है, अभी जब चाहेंगे वो तब ले लेंगे। तब इसीलिए तो हम लोग अपना संविधान बनाए, नहीं तो हम अपना संविधान क्यों बनाते? तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें क्या होती है ना, अपने दिमाग में ना हमेशा इनको क्या करिए, रिसाइकिल किया करिए, तब जाके चीजें अपने आप से क्लियर हो जाती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे ही आप यहाँ आज पढ़ोगे क्या, यहाँ आपको अगर पूछेगा आर्टिकल 21 क्या है तो भैया इसका हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, और हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं भैया, पेन होता है और कॉपी होती है। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी चीजें आप बढ़िया से लिखते चले जाओ। समझ गए? तो भैया आर्टिकल 21 में क्या है, तो हम कहेंगे भैया आर्टिकल 21 में है प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता। अभी अंग्रेजी में भी लिख देता हूं इसको, समझिए कि नहीं समझ गए? तो अगर भैया अंग्रेजी में पूछेगा तो ये कैसा है, तो हम कहेंगे लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। क्या बोलेंगे? ऐसे अगर से यहां लिख दें अंग्रेजी में तो इसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता होती है और लाइफ का मतलब जीवन होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर यहां पर अगर आपसे पूछेगा बताओ आर्टिकल 21 में क्या, तो हम कहेंगे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये इसका कोड है, कोड का मतलब ये इसकी हेडिंग है।
अब इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है? छोड़ना कुछ नहीं, पढ़ना सब है। क्योंकि आर्टिकल 21 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। समझ गए? तो पहला पॉइंट ये क्या भैया, ये जो आर्टिकल 21 है ना, ये क्या करता है? ये भैया मानव को एक पूर्ण विकास का अधिकार देता है। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं, मानव को पूर्ण विकास का अधिकार देता है, पूर्ण विकास का अधिकार देता है। सर ये क्या होता है, पूर्ण विकास क्या होते हैं? पूर्ण विकास का अधिकार देता है, समझना ये बढ़िया पॉइंट। पूर्ण विकास का मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्वतंत्र तरीके से जीना हो तो आप जी सकते हो। समझ गए? आपको कोई धंधा पानी करना हो तो कर सकते हो। ये जो आर्टिकल 21 है ना, ये कई आर्टिकलों से जाके लिंक भी हो जाता है। और दूसरी बात ये है, ये जो आर्टिकल 21 है ना, ये अधिकारों का खान है, इतना समझ जाना है। क्या ये? तो हम कहते हैं भैया ये अधिकारों का खान है। ये क्या है? अधिकारों का खान है, समझ जाओ, अधिकारों का ये खान है। समझ गए? इसमें एक नहीं, इसमें बहुत सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं। इसमें एक आर्टिकल नहीं, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अधिकारों का खान बोलते हैं। अच्छा, और क्या इसको बोलते हैं? और कुछ बोलते हैं? हाँ, और बोलते हैं, ये जो होता है ना, मूल अधिकार का हृदय होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे भैया मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का हृदय है ये। समझ गए? मूल अधिकारों का दिल है ये। समझ गए? जैसे आपका दिल कहाँ है? समझ गए? आपका दिल तो उसके पास है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे ही आपको यहां पर क्या लिखने हैं कि मूल अधिकारों का दिल कहाँ है? तो हम कहेंगे आर्टिकल 21 के पास है। तो आर्टिकल 21 को क्या कहा जाता है? मूल अधिकारों का दिल कहा जाता है, या मूल अधिकारों का हृदय कहा जाता है। ये सब पॉइंट अपने दिमाग में पहले भर लेना। यहां पर एक अधिकार की बात नहीं की जाती, यहां पर बहुत सारे अधिकार हैं, इसीलिए यहां पर हम क्या बोलते हैं? ये अधिकारों की खान है, अधिकारों का खान है ये। समझ गए? यहां पर बहुत सारे आर्टिकल हैं। अच्छा सर, इतना सब जब कुछ हो रहा है तो ये बताओ, जैसे अभी तक तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते आ रहे थे, ये वाला आर्टिकल केवल नागरिकों के लिए, ये वाला आर्टिकल भैया दोनों लोगों के लिए, तो ये जो आर्टिकल 21 होता है ये किसके लिए है? तो हम कहते भैया आर्टिकल 21 जो है ये सबके लिए। सबके लिए का मतलब ये नागरिकों के लिए भी है, नागरिकों के लिए भी है, और किसके लिए है? तो हम कहेंगे विदेशी नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए, विदेशी नागरिकों के लिए भी है। अच्छा, विदेशी नागरिक का मतलब कौन से? जो भारत में आए हुए हैं, भारत में आए हुए हैं, इनके लिए है। समझ गए? जो भारत में आए हुए हैं, तो मतलब ये सभी पे अप्लाई हो रहा है, नागरिकों पर भी और विदेशी नागरिकों पर भी। अच्छा, और कुछ इसकी खासियत है? हाँ, और खासियत इसकी, अगली खासियत इसकी ये है कि जब भी आपातकाल आता है तो ये सस्पेंड नहीं होगा। समझ गए? तो यहां जैसे हमने कहा आर्टिकल 20 भी नहीं होता है, आर्टिकल 20 भी नहीं होता है, तो ऐसे आपातकाल के समय ये भी क्या नहीं होगा? ये भी हटेगा नहीं, ये भी रहता है। समझ गए? लेकिन देखो, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मूल अधिकार होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर उनको प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से हो सकता है हटा भी सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इतने पॉइंट आप जरूर लिख लेना कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये मानव को पूर्ण विकास अधिकार देता है। पूर्ण विकास का मतलब ये अपनी स्वतंत्रता से जी सकता है, और इसको हम कहते हैं अधिकारों का ये खान है। यहाँ पर एक अधिकार नहीं, यहाँ पर बहुत सारे अधिकार हैं। फिर बोलता है हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसको मतलब मूल अधिकारों का हृदय कहा जाता है। और जैसे यहाँ पर नागरिक और विदेशी नागरिक ये दोनों के लिए वैलिड होता है। एक मिनट,
समझ गए भैया? अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो हम थोड़ा आगे चलें। चलो अब देखते हैं कैसे कैसे अधिकारों का ये खान है। तो हम भैया पहला खान लिखते हैं। भैया पहले खान में हमें लिखने हैं जीवन जीने के अधिकार। जीवन जीने के अधिकार, जीवन जीने के अधिकार यही देता पहला अधिकार, ये जीवन जीने का अधिकार ये देता है। तो यह जीवन जीने का अधिकार जो ये दे रहा है, तो इसमें कौन कौन से अधिकार आ जाते हैं? देखो भैया, हम कहते हैं जीवन जीने के अधिकार में बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ये हमें केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि ये हमें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। इतना याद रखे रहना। समझ गए? केवल क्या बोल लेंगे कि मतलब यह सिर्फ हमें जीवन जीने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। सम्मानजनक का मतलब यह होता है कि आप बढ़िया से जी सकते हो, लग्जरी लाइफ जी सकते हो। समझ गए? ये नहीं कि केवल आप आगे हो तो आप ऐसे गिरते पड़ते ऐसे जीते जाते मरते रहो। तो ये नहीं कह रहा है कि अगर आपको ये अधिकार दिया गया आर्टिकल 21, तो यहां पर याद रखे रहना, यहां पर केवल जीवन जीने के अधिकार नहीं, बल्कि आपको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है ये। तो यहां हम पहला लिखेंगे जीवन जीने के अधिकार में ये सम्मान के साथ। किसके साथ? सम्मान के साथ। सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। सम्मान के साथ सर, सम्मान के साथ अधिकार देता है। सम्मान के साथ का मतलब यह हुआ कि आपका ये हक है कि आप स्वच्छ पर्यावरण में अपने जीवन को व्यतीत करिए। समझ गए? आप एक शिक्षित व्यक्ति होकर अपने जीवन को व्यतीत करिए। ये सब इसके क्या होंगे? हम कहेंगे भैया यही सब है सम्मानजनक। समझ गए कि नहीं? सम्मान के साथ अगर आपको जीना है तो सम्मान का मतलब समझ जाओ। सम्मान का मतलब यही है कि आपको एकदम बढ़िया लाइफ जीनी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बढ़िया लाइफ का मतलब यह हुआ कि भैया आपको स्वस्थ होकर जीने का अधिकार है। तो हम भैया इसमें क्या क्या लिखेंगे? मतलब यहां पर लिखेंगे स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। समझ गए? स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। जीने का अधिकार। एक बात समझना, यहां दे रखा है स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो भैया, अगर मान लो कि कोई आदमी एकदम संक्रमित व्यक्ति है। संक्रमित का मतलब ये मान लो कि उसको टीबी हुआ है, या मान लो कि उसको कोई कोरोना हुआ है, ऐसे कोई भी बीमारी एक मान लो। अब अगर वो आदमी अगर आपके पास आ रहा है, तो भैया इसका मतलब वो वायरस आपके अंदर भी जाएंगे। समझ गए? इससे आपका हेल्थ खराब हो सकता है। तो भैया अगर ऐसा वो कर रहा है तो आप उसको भगा सकते हो, वहां से आप दूर जा सकते हो। यहां पर कोई भी छुआछूत नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि छुआछूत कर रहा है। यहाँ छुआछूत पे आपको फ्री में, यहाँ ऐसे केसों में आपको छुआछूत से फ्री है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि आपको बीमारी फैला रहा है। तो यहाँ आपको स्वस्थ जीवन कहाँ जीने दे रहा हो? तो भैया आप कहेंगे, वहां पर क्लेम करेंगे कि आर्टिकल 21 हमें स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार देता है। तो हम ऐसे लुल्लू पुल्लू लोगों के पास या बीमार लोगों के पास हम क्यों बैठे? हम नहीं बैठ सकते। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे कह रहा स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। जैसे अगर आपको पता होगा कि इस समय वायु जो होता है ये एकदम पूरा का पूरा प्रदूषित है, तो इस पे आप क्लेम कर सकते हो सरकार से कि भैया इतना ज्यादा प्रदूषण फैल चुका हमारे एरिया में कि वहां पर सांस लेना ही मुश्किल हो चुका है। तो भैया सरकार क्या करेगी? वहां के प्रदूषण को कम करवाएगी, वहां पर कुछ छिड़काव करवाएगी, तरह तरह के वहां पर तरीके अपनाएगी ताकि वहां का पर्यावरण क्या हो जाए? साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए। तो ये सब कहां पर आएंगे? आपके स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार। अच्छा, जैसे मान लो कि आपके आसपास कोई फैक्ट्री लग रही हो, तो हम कहेंगे भैया अगर फैक्ट्री लग रही होगी, मान लो हानिकारक फैक्ट्री लग रही हो, किसी केमिकल बनाने वाली की फैक्ट्री लग रही हो, तो वहां से क्या होगा? बाद में बहुत रिसाव उसाव हो जाते हैं, तो बहुत वहां पर पर्यावरण दूषित हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो? पहले ही क्लेम कर सकते हो
कि यहाँ पर हमारे आर्टिकल 21 का हनन होगा। कैसे हनन होगा भैया? क्योंकि अगर ये फैक्ट्री लगेगी तो यहाँ का जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो जाएगा और यहाँ का पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा। अगर यहाँ का पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, हम हो सकता है बीमार हो जाएं। और ये देखो वहां पर लिखा गया स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार हमें है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सब सारी चीजें इसमें आपको रखनी है, समझ गए? फिर ऐसा हम कहते हैं भैया भोजन का अधिकार हमें है, भोजन का अधिकार हमें है, भोजन का अधिकार हमें है। भैया भोजन का अधिकार इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी पसंद से भोजन कर सकते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं कि हम मांसाहार हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अगर आप मांसाहार हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अच्छे इंसान नहीं हो। भैया खाने से क्या अच्छाई और क्या बुराई दिख रही है आपको? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बातें होती हैं कि अगर आपको खाना है तो खा सकते हो, चाहे जो खाओ, चाहे आप सुअर खाओ, चाहे आप मुर्गा खाओ, चाहे आप मछली खाओ, कुछ भी खाओ, क्योंकि आपको आर्टिकल 21 मिला हुआ खाने का भी यहाँ पर है, राइट टू फूड। राइट टू फूड, राइट टू फूड में यही तो है, भोजन का अधिकार है आपको, स्वतंत्र आप चाहे जो भोजन करिए। समझिए, कोई नहीं क्लेम कर सकता। लेकिन अभी आगे बताऊंगा कि और भी इसमें रीजंस आ सकते हैं कि जहां से आपको क्या हो सकता है, रोका जा सकता है। और क्या होते भैया इसमें? हम कहते भैया आवास का स्थान है, मतलब आवास भी आवास का अधिकार है। आवास का अधिकार का मतलब ये हुआ बाबू मेरे लल्ला, क्या हुआ? हम कहते हैं आवास का अधिकार। आवास का अधिकार का मतलब, आवास का अधिकार का मतलब आप अपने हिसाब से अपने घर को बना के रह सकते हो। समझ गए? जैसे ये नहीं भैया अगर आपकी जमीन है तो वहां आप चाहे बंगला बनवाओ, चाहे झोपड़ी में रखो, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है, आप अपने हिसाब से जी सकते हो। आर्टिकल 21 समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे हम कहेंगे यहाँ पर आवास का अधिकार है। बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे करके हमें क्या मिलती हैं, अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? अच्छा इधर वाले मिटा दें, मिटा, बहुत आर्टिकल है इसमें, बहुत आते हैं। अभी अभी देखते चले जाओ केवल बस। भोजन का हो गया, इसका हो गया, बहुत सारे आर्टिकल। आज तो मैं आपको बहुत सारे लिखवा दूंगा। आवास का हो गया। अब देखो और किसका अधिकार हमें मिला है भैया? हमें अपने हिसाब से कपड़े पहनने के अधिकार हैं। तो यहां लिख सकते हो यह कपड़े पहनने का अधिकार भी हमें यही है, कपड़े पहनने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार। अब भैया किसी को अगर शॉर्ट पहनना हो शॉर्ट पहने, किसी को फुल पहनना है फुल पहने, आप नहीं रोक सकते उनको, क्योंकि उनको आर्टिकल 21 क्या देता है, दैहिक स्वतंत्रता देता है। मतलब हम कहते हैं उन्हें अपने हिसाब से जीने का अधिकार देता है। अगर अपने हिसाब से उनको जीने का अधिकार देता है तो ये कहां आप रोक पाओगे? जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि लड़कियां शॉर्ट पहनती हैं इसीलिए रेप होते हैं। भाई ऐसे ये सब कहने सुनने वाली बातें होती है, ठीक ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये उनको रोका भी नहीं जा सकता कि अगर हम चाहें कि उनको रोक दें तो उनको हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 है। अगर आप कुछ लोग ऐसी होती हैं, बहुत चैप्टर होती हैं, तो लोग क्या करती हैं जाके वहां पर क्लेम कर देंगी सुप्रीम कोर्ट से, कहेंगे कि ये देखो हमें कपड़े नहीं पहनने दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसा कपड़ा पहने, हम वैसा कपड़ा पहने। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वहां आप नहीं रोक सकते हो, क्योंकि उनको यहां से अधिकार मिला हुआ, आर्टिकल 21 से उनको अधिकार मिला हुआ, तो कपड़े पहनने का अधिकार भी उनको वहीं से मिला हुआ है। क्लियर हो गया ये भी? समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, उनको आप भी कभी नहीं रोक सकते हो। हम कहते भैया और क्या? देखो विवाह करने का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है। अरे विवाह तो सभी का होता है, तो यहां पर अपनी पसंद, अपनी पसंद से, समझ गए? अपनी पसंद का अगर आप विवाह करना चाहते हो, मतलब लव मैरिज, नहीं समझ पा रहे थे, प्रेम विवाह, समझ गए? तो उसको भी यहां पर वैलिड माना गया है कि आपको अपने पसंद के जीवन साथी के साथ जीवन बिताने का अधिकार है। कहां से है? तो हम कहेंगे आर्टिकल 21 से है। समझ गए? अच्छा एक और इस समय चल रहा, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। तो यह जो यहां पर दिया गया है लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, समझ गए? लिव इन रिलेशनशिप,
तो मतलब ये वाला इस समय बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, तो इसमें भी आप रह सकते हो, ऐसे रिलेशन में भी आप रह सकते हो। अच्छा, ये रिलेशन कुछ लोग पूछ रहे हैं ये रिलेशन कौन सा होता है। बाबू ये जो रिलेशन होता है ये शादी के पहले ही एक लड़का और एक लड़की मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ऐसे रिश्तों में भी आपको क्या है, रहने का अधिकार है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई आपको टॉर्चर नहीं कर सकता, आप इसमें भी रह सकते हो भैया, बढ़िया से रहो। सब आपको कहां से मिल रहा है ये अधिकार, तो हम कहेंगे ये हमें सब मिल रहे हैं आर्टिकल 21 से मिल रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये सब भी आपको बढ़िया से पढ़ लेने हैं। समझ गए। दूसरे नंबर पे हमें चलते हैं और कहते हैं हमें किसी पर विश्वास करने का भी इसी में अधिकार आ जाता है, विश्वास का अधिकार, विश्वास का अधिकार। हमारा जिसके ऊपर मन कहेगा हम विश्वास करेंगे, जिसके ऊपर नहीं कहेगा नहीं करेंगे। समझ गए, राइट टू फेथ। समझ गए, अगर हमारा मन है तो हम इस भगवान में विश्वास रखे तो रख सकते हो भाई, आपका क्या है, आर्टिकल 21 में आपकी स्वतंत्रता हो। समझ गए, हाँ बस ऐसे। अच्छा एक चीज और बताओ, गाड़ियां बहुत सारी धुआं देती हैं, तो जो गाड़ियां धुआं देती हैं उन पर हम पेनाल्टी, सरकार पेनाल्टी मार देती है। सरकार कहती है चलो बहुत तुम धुआं वाली गाड़ी चला रहे हो तो चलो भैया भरो। समझ गए, तो हम कहेंगे धुआं वाली गाड़ियों पर रोक, धुआं वाली गाड़ियों पर रोक। देखो क्यों धुआं वाली गाड़ियों पर रोक लगा दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर से गाड़ी धुआं देती है तो इससे क्या होगा बाबू, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, और पर्यावरण अगर से दूषित होगा तो दूसरे आदमी का हेल्थ खराब हो सकता है। समझ गए, अगर आपको जीना आप स्वतंत्रता के साथ जियो, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये धुआं वाली गाड़ियों पर रोक। अच्छा एक और आता है, मान लो कुछ लोग होते हैं बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाते हैं। समझ गए, तो यही वो भी आता है कि हेलमेट ना लगाकर गाड़ी चलाने पर, हेलमेट ना लगाने पर लिखो, हेलमेट ना लगाने पर गाड़ी चलाने पर पुलिस द्वारा चालान। कुछ लोग होते हैं ना हेलमेट नहीं लगाते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं, पुलिस उनका चालान काट देती है, फिर चिल्लाते हैं भैया ये तो मेरी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। आर्टिकल 21 में लिखा है कि मैं अपने हिसाब से लाइफ को जी सकता हूं, अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय कर सकता हूं। अब बताओ अगर मैं हेलमेट ना लगा के मतलब मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं लेकिन हेलमेट नहीं लगाना चाहता हूं, तो फिर ये बताओ अगर हेलमेट नहीं लगाना चाहता हूं तो फिर ये कैसे ये लोग मुझे रोक रहे हैं, कैसे चालान काट रहे हैं। समझ गए, क्योंकि देखो हेलमेट अगर से लगाएगा तो उसके जो बाल होंगे उड़ेंगे नहीं, और उसको अपने बाल को तेरे नाम की तरह उड़ाना रहता है। तो जब यह तेरे नाम की तरह उसका बाल नहीं उड़ेगा तो मजा कहाँ आएगा, कहाँ सामने वाला कोई देखे नहीं, आरी बगल जो किनारे उनारे होंगे कोई देखेगा यानी कोई भाव ही नहीं देगा। तो वो चाहता है कि हेलमेट ना लगाए, और तब तक पुलिस क्या कर देती है, चालान काट देती है। अब बेचारा डिस्टर्ब, अब ये डिस्टर्ब कह रहा है कि ये तो मेरे आर्टिकल 21 का हनन हो गया। अरे गधे, समझ गए, अभी इस केस को समझाऊंगा, एक केस में समझाऊंगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, कि जो भी व्यक्ति होता है ये राज्य की संपत्ति होता है। समझ गए, कोई भी अगर व्यक्ति है तो ये राज्य की संपत्ति है। अगर ये राज्य की संपत्ति है तो बताओ राज्य कैसे अपनी संपत्ति का हानि होने देगी। क्योंकि अगर ये हेलमेट नहीं लगाएगा कहीं टकराएगा मर जाएगा, अगर मर गया तो राज्य की एक संपत्ति कम हो जाएगी। इसीलिए क्या सरकार ने क्या रखा है, कहा अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। इतना याद रखे रहना, तभी क्या होता है, तभी लोगों को जो हेलमेट नहीं लगाता उसके ऊपर 500 रुपए का चालान आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट हो। समझ गए, अपने आप मतलब तुम एक संसाधन हो, इस देश का एक संसाधन हो,
अगर हेलमेट नहीं लगाओगे और कहीं जाके गाड़ी से टकरा के आपका एक्सीडेंट हो गया तो इससे क्या होगा, एक संसाधन खत्म हो जाएगा, तो सरकार के संसाधन का लॉस हो जाएगा। तो सरकार इसीलिए कहती है कि आप हेलमेट लगाओ ताकि यहां पर कोई भी नुकसान संपत्ति का ना हो। समझ गए? इसीलिए हेलमेट पर क्या किए गए हैं, चालान बनाए गए हैं। इतना सा बाबू समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ गए? और आगे चलते हैं, और चलते हैं, यहां लिखेंगे अब और क्या लिखेंगे, आजीविका का अधिकार है, आजीविका का अधिकार है, आजीविका का अधिकार देता है। आजीविका का अधिकार का मतलब बाबू ये हुआ कि आप धंधा पानी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार का क्या कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। जैसे इसमें मैं आपको एक केस समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि इस समय जैसे बहुत सारे वेश्यालय बने हुए हैं, शहरों में क्या बने हुए हैं, वेश्यालय बने हुए हैं। तो कुछ लोग उन पे क्लेम करते हैं कि भैया ये देखो जितनी भी वेश्या हैं ये लोग क्या कर रही हैं, ये लोग समाज में एक गंदगी फैला रही हैं, ये फैला रही हैं, वो फैला रही हैं, ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। देखो मेरे हिसाब से भी चीजें गलत हैं, क्योंकि इससे देखो केवल गंदगी ही नहीं, इससे रोग भी फैल रहे हैं। समझिए, आपको पता ही होगा कि शहरों में जो यहाँ से गाँवों से जो लोग जाते हैं तो वहां पर मतलब फिर उनके पास जाते हैं तो उनको जैसे HIV जैसे रोग हो जाते हैं, इतना आपको भी पता होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से भी ये चीजें गलत हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखो आर्टिकल 21 में क्या दिया गया, आजीविका का अधिकार दिया गया। आजीविका का मतलब ये होता है बाबू व्यवसाय वो कर सकता है, समझ गए? तो वहां पर जो वेश्या होती हैं या मतलब जैसे हम कहते हैं प्रोस्टिट्यूट, समझ गए, ये लोग क्या करती हैं, अपने जिस्म का धंधा करती हैं और जिसकी वजह से ये अपने आजीविका का पालन करती हैं। समझ गए? इससे इनकी क्या होती है, आजीविका चलती रहती है, इनका पेट भी भरता रहता है। तो ये सब सारी चीजें होती है, ये एक प्रकार का क्या हुआ, इनका बिजनेस हो जाता है। समझ गए? तो वहां पर ये इन्होंने क्या माना है कि अगर कोई वेश्यावृत्ति करता है तो उसको भी आर्टिकल 21 ही अधिकार देता है, क्योंकि आर्टिकल 21 में आजीविका का अधिकार दिया गया है कि इंसान अपने पेट के लिए, समझ गए, या अपने आजीविका के लिए अपने हिसाब से कुछ भी काम कर सकता है। इसीलिए बाबू आपको पता होना चाहिए कि अपने देश में ये जो होती है वेश्यावृत्ति, ये जो होती है वेश्यावृत्ति, ये भैया क्या है, तो हम कहेंगे ये लीगल है। अपने यहाँ क्या है, वेश्यावृत्ति लीगल है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ वेश्यावृत्ति किस आर्टिकल से लीगल है, तो आपको बताना है आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 में एक बात बोली गई, आजीविका का अधिकार। तो ये सब अपने दिमाग में बढ़िया से रख लेना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये अपने दिमाग में बढ़िया से भर लेना, क्योंकि अभी इस पे कई मतलब केस हो आए हैं। खैर मैं वहां पर केस में नहीं जाऊंगा क्योंकि केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वहां पर जाने से कोई मतलब नहीं है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़िया से रखते रहना ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर नहीं तो नहीं समझ में आएंगी, फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हम कहते हैं भैया और इसमें क्या है, तो हम कहते हैं भैया इसमें देखो और है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात ये करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता में देखो ये भी वेश्यावृत्ति वाला आ गया एक, समझ गए, कपड़े पहनने का भी अधिकार हो गया। ये सब क्या है, व्यक्तिगत ही तो है। समझ गए, विवाह करने का अधिकार ये भी व्यक्तिगत आ जाता है। समझ गए, लिव इन रिलेशनशिप में रहता है ये भी व्यक्तिगत ही हो गया। समझ गए, विश्वास का अधिकार ये भी व्यक्तिगत हो गया। तो मतलब ये थोड़ी भी आपने दिमाग में रखे रहना कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये भी ये देता है। कई चीजें होती है ना, उनमें कनेक्शन बिल्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसे कुछ अपने दिमाग में रखे रहना, ठीक ना? अच्छा, और ये क्या देता है ये, और एक ये देता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। और ये बाबू जो निजता का अधिकार होता है इसको हम बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। क्या बोलते हैं इसको हम? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, याद रखे रहना। निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी क्या है बाबू? जैसे मान लो कि आप फोन चलाते हो रात में,
सभी लोगों से बता रहा हूं, सभी लोगों से, रात में आप फोन चलाते चलाते सो गए और आपके मोबाइल पे पासवर्ड नहीं लगा है और आप रात में जिससे चैट कर रहे थे और पूरा का पूरा चैट आपका कौन देख रहा है? आपके मम्मी देख रही हैं, आपके पापा देख रहे हैं, आपके भैया देख रहे हैं और पूरा चैट क्या हो गया? तो पूरा का पूरा चैट वो देख लिए और सुबह आपको कूटने लगे। समझ गए? तो भैया यहां पर क्या हो सकता है, अगर आप अपनी चैट को छुपाना चाहते हो तो छुपा सकते हो, अपने प्राइवेसी को छुपाना चाहते हो तो अपनी प्राइवेसी को छुपा सकते हो। कहने का मतलब चाहे चैट हो, चाहे वीडियो कॉल्स हो, चाहे और भी कोई कॉल्स हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, तो ये सब अगर आप छुपाना चाहते हो तो आपको छुपाने का पूरा क्या है? अधिकार है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि सर अधिकार तो ये जो आधार कार्ड होता है ये तो हर जगहों पर क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया है। बाबू वहां पर आपको प्राइवेसी को ध्यान में रखा गया है। समझ गए कि नहीं समझ गए? वहां पर आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखा गया है। समझ गए? आपके आधार कार्ड का कहीं पर भी मिसयूज नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर आपको अपने चैट को छुपाना है, अगर अपने कॉल्स को छुपाना है तो आप छुपा सकते हो। ये आपको आर्टिकल 21 अधिकार देता है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार देता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये जो पोर्नोग्राफी होता है ये क्या होगा? हम कहेंगे ये देखो, पोर्नोग्राफी देखना भी किस में आता है? राइट टू प्राइवेसी में आता है। समझ गए? या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर हम कहेंगे अगर हमें पोर्नोग्राफी देखने हैं तो हम राइट टू मतलब कि आर्टिकल 21 के थ्रू तो देख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो मतलब कि अगर कोई भी पोर्नोग्राफी देखता है इससे क्या हो रहे हैं? इससे पूरा का पूरा समाज का क्या, एक समाज का पूरा वर्ग क्या हो रहा है? धीरे 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 दूसरे क्षेत्र में चला जा रहा है कि जो एक राज्य के लिए अच्छा नहीं है। तो तुम क्या हो? हम कहते हैं हम राज्य की प्रॉपर्टी हैं, राज्य की संपत्ति हैं, तो राज्य क्या कर सकता है? इन चीजों से हमें बचाने के लिए वो हमारे ऊपर कोई कानून बना सकता है। अब जैसे हमने कहा कि अभी कुछ दिन पहले 827 पोर्नो साइट बंद हुई थी ताकि लोग पोर्न ना देखें, फिर भी कुछ लोग चुप्पे चुप्पे देख लेते हैं, तो बात अलग है। गले में थोड़ा खराश है। समझ गए? निजता का अधिकार भी है। ये वाला पूछा है, पीसीएस में पूछा है, आईएएस में भी पूछा है कि निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। तो याद रखे रहना आर्टिकल 21 में है। तो बढ़िया से याद रखे रहना भैया, नहीं तो बहुत पीटे जाओगे। अच्छा, और इसी में लिख लेते हैं शिक्षा का अधिकार भी दिया गया इसमें। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और आपको बता दें शिक्षा जो है ना अनिवार्य भी की गई है। आर्टिकल इसी में एक सब आर्टिकल पहले यहां लिख लीजिए शिक्षा का अधिकार, तब अभी आगे बता देते हैं। और क्या बताए गए हैं? शिक्षा का अधिकार हो गया। एक पॉइंट यहां पर और आपको लिखने हैं, स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल। कहने का मतलब आपको यहां पर लिखना है, क्या लिख देता हूं? राइट टू स्पीडी ट्रायल। ये क्या होता बाबू? आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो कोई केस चल रहा है, तो केस में आपको पता है कि हमने केस मतलब आज केस फाइल किया, फिर केस पे बहुत समय लग जाता है, तब जाके उसका एक सुनवाई होती है, फिर मुकदमा चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। तो ये समय बहुत ज्यादा बीत जाता है। लेकिन आप वहां पर क्लेम कर सकते हो। भैया कहां से क्लेम करोगे? आर्टिकल 21 से उठा लेना, कहना कि वहां हमें दिया गया है राइट टू स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल का मतलब जो करना हो जल्दी कर दो। समझ गए? जो करना हो जल्दी कर दो। जो भी कार्रवाई होती है तो हम कहेंगे भैया कार्रवाई तेज होनी चाहिए, इसका अधिकार दिया गया, कार्रवाई तेज होनी चाहिए। अगर किसी को मान लेते हैं सजा मिलनी है तो उसको जल्दी से सजा मिल जाए। समझ गए कि नहीं? ये वहां पर लटकाए ना रहे। तो ये भी आपको वहां पर दिया गया है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल।
समझ गए? तो मतलब स्पीडी ट्रायल का स्पीडी का मतलब जल्दी, ट्रायल का मतलब भैया वही जो कोर्ट वोर्ट में केस चलता है, समझ गए, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायल ही तो बोलते हैं। तो मतलब जल्दी केस खत्म हो जाए उसके लिए यहां पर बोला गया राइट टू स्पीडी ट्रायल। और ये एक केस आया था, अभी उस केस में समझाऊंगा इसको, समझ गए? हाँ हाँ, हुसनारा नाम का नाम था, हुसनारा खातून, तो उनके केस में ये आया था, बिहार की थी वो। आर्टिकल 21 ये था। और क्या भैया इसमें है? हम कहेंगे और भी क्या कुछ है? हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक चीजें नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो हम कहते हैं और क्या है भैया, आपको यहाँ पर एक अधिकार और मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना बहुत सारे मतलब कि कस्टडी में, जैसे हम कहते हैं ना पुलिस अपने जब कस्टडी में ले लेती है, मतलब गिरफ्तार कर लेती है, अपने अंडर में ले लेती है, जेल में डाल देती है हमें, फिर उसके बाद हमें क्या करती है? वो टॉर्चर करती है, समझ गए? टॉर्चर करती है कि नहीं करती है? टॉर्चर करती है, या हमें बहुत ज्यादा हमारे ऊपर मतलब वायलेंस करती है, वायलेंस हिंसा करती है, बहुत सारी चीजें ऐसे करती हो। तो यहां पर उससे भी आपको बचाया है आर्टिकल 21 कि मतलब अगर आप पुलिस की कस्टडी में हो तो पुलिस आपको आपके साथ हिंसात्मक व्यवहार नहीं कर सकती और आपको टॉर्चर नहीं कर सकती। ये भी आर्टिकल 21 में बोला गया है, समझ गए? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भैया? पुलिस हिरासत में, पुलिस हिरासत में हिंसा और टॉर्चर। कहने का मतलब पुलिस मतलब पुलिस हिंसात्मक बात नहीं अपना सकती है और ना ही पुलिस हमें टॉर्चर कर सकती है। अगर पुलिस आपके ऊपर हिंसा करती है, मतलब कहीं आपको आग छुआ दे रही है, कहीं आपको करंट छुआ दे रही है, कहीं आपको टॉर्चर कर रही है, मार रही है, पीट रही है, अगर ये सब सारी चीजें कर रही हैं तो आप जाइए कहिए कि मेरे पास क्या है? मेरे पास आर्टिकल 21 है, रुको पुलिस साहब अभी तुमको बताता हूं मैं, समझ गए? क्योंकि अपने पास क्या है? आर्टिकल 21 है। तो इससे हम क्या कहेंगे? पुलिस हिरासत में आपके ऊपर हिंसा नहीं कर सकती है। अगर पुलिस आपको हिरासत में लिए तो आपको टॉर्चर नहीं कर सकती है। अगर जिनको और अच्छे से समझना है, अभी भैया देखो आर्टिकल 22 आना, उसमें समझेंगे। आर्टिकल 20 में मैं इसमें काफी चीजें समझा चुका हूं, आप पीछे वाला जाके लेक्चर देख लीजिए, आपको ये सारी चीजें बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया एग्जाम्पल आपको बढ़िया समझने, बस अगर आपको एग्जाम्पल बढ़िया समझ में आ गए तो इतना समझ जाना कि आप बहुत ही करीब में हो, समझ गए? अब हम चलते भैया, यहां शिक्षा के अधिकार में कुछ चीजें आपको मेंशन करवाएंगे ताकि आप भी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। अभी तो बहुत सारे केस आएंगे तो और चीज समझा दूंगा। देखो अब एक आर्टिकल आता है भैया, आर्टिकल 21A आता है। अब ये जो आर्टिकल 21 ये होता है, इसमें क्या है? हम कहते हैं आर्टिकल 21A जो आया है इसमें भी कुछ खास बात है। तो भैया इसमें क्या खास बात है? हम कहेंगे इसमें दिया गया है भैया, इसमें दिया गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, समझ गए? अनिवार्य शिक्षा। अब ये आपको समझनी है 6 से लेकर 14 वर्षों के लिए। तो आपको पता है कि जब यहां पर कोई कैपिटल लेटर में आता है तो ये पक्का किसी संविधान संशोधन से हुआ है। तो आपको ये भी लिखना है कि आर्टिकल 21A को 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2002 से जोड़ा गया है, 2002 से जोड़ा गया है। ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। ये पूछता है, समझ गए कि 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा।
और ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब आया है? तो बताने हैं 2002 में आए हैं। मतलब बढ़िया से इनको भी अपने दिमाग में बैठा लेना है कि इनको कब लागू किया गया है, कब क्या किया गया है, कब ये आए हैं, कैसे नहीं आए हैं, हर चीज इसमें आपको बता लेनी है, ठीक ना। फिर कहेगा ये लागू कब से हुआ है? हम कहेंगे ये लागू हुआ है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2002 से, ये 2010 से ये लागू हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या होता है। कौन सी शिक्षा? तो हम कहते हैं ये अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या होता है, समझ गए? 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा। अच्छा आगे यहीं पर और लिख लो ना, फ्री शिक्षा एवं फ्री, अनिवार्य शिक्षा एवं फ्री शिक्षा, दोनों का मतलब समझा देता हूं आपको। देखो अनिवार्य का मतलब क्या होता है, अनिवार्य का मतलब क्या होता है और फ्री का मतलब क्या होता है। फ्री शिक्षा का मतलब क्या है और अनिवार्य का मतलब क्या है, अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या है। सिंपल में समझो, अनिवार्य शिक्षा का मतलब यह है कि भैया जो राज्य होगी या वहां का कोई भी, मान लेते हैं कोई सरकार है, समझ गए, तो वहां आपको यह समझ जाना है कि सरकार या जो सरकार से संबंधित सरकारी निकाय हैं, इनकी ये जिम्मेदारी है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को ये शिक्षा दे। और फ्री का मतलब ये है कि इनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, समझ गए, इनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। फ्री का मतलब, फ्री शिक्षा का मतलब कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी। ये याद रख के रहना कि मतलब विथआउट फीस शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के लिए। और अनिवार्य का मतलब ये होता है कि सरकार क्या करवाएगी, सरकार या सरकारी प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण, समझ गए, कि जिम्मेदारी होगी, कि जिम्मेदारी होगी कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। ये पॉइंट आपको लिखने हैं। अनिवार्य का मतलब क्या होता है, फ्री शिक्षा का मतलब क्या होता है, बढ़िया से अपने दिमाग में रख लेना। लागू कब हुआ है इसको रख लेना, कौन किस संविधान संशोधन से आया इसको लिख लेना, कब किया बोला गया इसको लिख लेना। तो अब हम चलते हैं, इसी से संबंधित कुछ और बातें की गई हैं कि क्या ये पहली बार था या कुछ और था। तो हम कहेंगे भैया हाँ कुछ और भी चीजें इसमें हुई हैं, तो उनके बारे में 1-2 बातें हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? हम कहेंगे भैया इन्हीं से संबंधित ना एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल है वो डीपीएसपी में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा मेंशन करवाना बहुत जरूरी है, वरना लिंकेज नहीं बनेगा, समझ गए, लिंकेज नहीं बन पाएगा, इसीलिए यहीं पर बताऊंगा। एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45। अब ये जो आर्टिकल 45 आता है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए भैया यहां पर वो क्या करेगा, केयर करेगा, समझ गए, क्या करेगा, केयर करेगा एंड एजुकेट करेगा, समझ गए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए केयर एंड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन। केयर का मतलब क्या होता है, केयर का मतलब उनका केयर करना, सुरक्षा करना। जैसे हम कहते हैं ना 6 साल से अगर से कम होगा, आंगनबाड़ी बनेंगे, वहां पर दाई रहेंगी, दाई क्या करेंगी, बच्चों का केयर करेंगी और क्या करेंगी, उनको छोटा बड़ा सिखाएंगी, गिनती सिखाएंगी, ये सब वहां पर दिए जाते हैं।
ये पहली बात इसमें बोली गई है 45 में। 45 में दूसरी भी बात बोली गई है, समझिए। और ये कहा गया है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराए। ये पॉइंट आपको बढ़िया समझने हैं। समझ गए? 2 पॉइंट, 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए केयर एंड एजुकेशन, समझ गए। और क्या बोला दूसरे वाले पॉइंट में? बोला राज्य क्या करेगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराएगी। देखो बाबू, ये जो डीपीएसपी होता है ना, डीपीएसपी मैं आगे पढ़ाऊंगा। डीपीएसपी जो होता है, इसमें ना राज्य को गाइडलाइन दिया गया है। तो हम बताएंगे आगे कि आर्टिकल ये 36 से लेकर इसमें 51 तक होता है, तो ऐसे ऐसे होता है। तो इसमें जो होता है, राज्य को गाइडलाइन दिया गया कि आपको एक वेलफेयर स्टेट के लिए ये सारी चीजें करनी चाहिए। तभी यहाँ पर ये बोला गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराएं, ताकि लोग क्या हो, क्योंकि आपको पता है ना, ये जो शिक्षा होता है ये क्या है, हम कहते हैं सम्मान के साथ जीवन का एक अंग है ये, समझ गए। सम्मान के साथ जीवन जीने का एक भाग है ये, समझ गए। अगर शिक्षा नहीं होगी तो कोई सम्मान के साथ नहीं जी पाएगा। इसलिए कहता हूं ना, पढ़ो तो बढ़िया से पढ़ो। रटंति विद्या घटंति। कुछ लोग हैं सीधे केवल आर्टिकल का इंतजार कर रहे हैं कि केवल आर्टिकल पढ़ा देते तो उसी में मजा आ जाता, मैं पढ़ उड़ के यहां से भाग लेता, समझ गए। लेकिन ऐसा मैं करूंगा ही नहीं, तो वो लोग पढ़ेंगे क्या? करूंगा, लास्ट में करूंगा। एक आर्टिकल और आता बाबू, ये आता आर्टिकल 51A के। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 51A के। और ये बाबू है ना, मूल कर्तव्य है। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। तो ये जो मूल कर्तव्य होता है ना, इसमें गाइडलाइन दी गई है। इसमें कहा गया है कि ये जो माता पिता होते हैं ना, माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं का मतलब ये हुआ कि ये स्कूल भेजें। ये स्कूल भेजेंगे तो ये बच्चे क्या होंगे? शिक्षित हो जाएंगे, क्योंकि फ्री में है ना सभी। तो हम कहेंगे भैया आप आज के समय देख रहे हैं ना, निःशुल्क शिक्षा, सब पढ़े सब बढ़े। तो वो सब किसके लिए? 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। और 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 8 तक। हाँ, तो ये सब अपने दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीजें रख लेना, ताकि मतलब वहां जाने के बाद आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तब हम चलते हैं अब केस की तरफ। केस की तरफ चलेंगे। ये बढ़िया से पढ़ लेना, ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन अब बढ़िया से पढ़ लेना। थोड़ा गले में मेरे दिक्कत ना, इसीलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अब चलते भैया आर्टिकल 21 में केस देखना शुरू करते हैं। केस देखेंगे। केस नंबर 1। मैं यहां पर एक केस उठाऊंगा। जैसे बात ये उठी है कि भैया हमें जीने के अगर अधिकार हैं तो क्या मरने के भी अधिकार हैं? अगर हम स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं तो क्या स्वतंत्रता के साथ मर भी सकते हैं? अब यही बात आके फंसती है भैया। पहले समझ गए कि अगर हमें जीने के अधिकार हैं तो क्या हमें मरने के भी अधिकार हैं? हाँ बेटा, तुम्हें मरने के भी अधिकार हैं। लेकिन देखो कैसे कैसे आपको मरने का अधिकार हैं, कैसे आपको मरने के अधिकार नहीं है। तो हम पहले इसी पे आज चलेंगे और इस पे लंबी चर्चा होगी, तो थोड़ी से बढ़िया से समझना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बाबू, अगर आपको जीने के अधिकार हैं तो क्या आपको इच्छा मृत्यु भी चाहिए? हम कहेंगे देखो, हम कहते हैं भैया अगर हमें इच्छा मृत्यु चाहिए तो हमें कैसे चाहिए, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें एक केस से समझते हैं। एक
महिला थी, उनका नाम था अरुणा शानबाग। समझ गए? एक महिला थी, क्या है, अरुणा शानबाग है। ये ना एक नर्स है, ये क्या है, पेशे से एक नर्स है। और कहाँ नर्स है भैया, तो हम कहेंगे ये मुंबई में एक हॉस्पिटल था उस समय, उसका नाम था KEM हॉस्पिटल। KEM हॉस्पिटल, इसमें ये क्या थी, नर्स थी। अब इनके साथ क्या हो गया, इनके साथ थोड़ी सी हो गई बदतमीजियां। और बदतमीजियां का मतलब इनके साथ हो गया सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब कि इनके साथ रेप हो गया। समझ गए? तो हम कहेंगे भैया इनके साथ क्या हो गया, तो यहां हम लिखेंगे सेक्सुअल हरासमेंट हो गया। सेक्सुअल हरासमेंट हो गया। और सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब ऐसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, रेप। और रेप इनका इस स्तर से हुआ कि मतलब इनके गला वला में भी काट कूट दिया गया, मतलब बहुत अजीब तरीके से। और जिसकी वजह से ये क्या हो गई, एकदम मतलब कि PBS में पहुंच गई। किसमें ये पहुंच गई हैं, एकदम PBS में पहुंच गई हैं। मैं आपको ये केस बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि देखो इसमें कुछ चीजें ऐसी है ही कि ये केस जल्दी समझ में आता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ी धीरे धीरे समझाएंगे, आप बढ़िया से समझिएगा, ठीक ना। तो हम कहेंगे जब ऐसे इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं यौन हमला बोलते हैं, अगर से हम ऐसे लिखे तो यौन हमला बोलते हैं। समझ गए? ये हुआ इनके साथ। अब ये बेचारी बहुत सीधी सादी, समझ गए। और जैसे ये इनके साथ हुआ तो ये कहां पहुंच गई भैया, ये पहुंच गई PBS में पहुंच गई। PBS का मतलब होता है परसिस्टेंट। क्या होता है इसका मतलब, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। ये सर कौन सा स्टेट बता रहे हैं आप? देखो मैं सोचता हूं ना आपको थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में जानकारी हो जाए। तो ये है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। ये स्टेट कुछ नहीं होता है, इस स्टेट को हम कोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम कोमा बोलते हैं। उसी का एक बढ़िया नाम है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, PBS बोलते हैं। और ये कौन सी स्टेट होती है, कोमा। कोमा में आपको पता है कि आदमी की आंखें ऐसे केवल खुली रहती हैं, सांस आती जाती रहती हैं, बाकी वो बेचारा ना हिल पाता है ना डुल पाता है, ऐसे एकदम सीधा। समझ गए? मान लो कि वो मरा ही मरा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसा ही उनके साथ अभी हुआ कि ये कहां पर पहुंच गई हैं, एकदम PBS वाले स्टेट में पहुंच चुकी हैं, जिसमें हम कहते हैं जिंदा तो हैं परंतु ये एकदम पूरा बेहोश हो चुकी है, मतलब ये होश में नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और ऐसे ये क्या कर गई, ये बेचारी ऐसे 42 साल तक, कब तक, 42 साल तक ये वेंटिलेटर पे पड़ी रही। वेंटिलेटर पे ये पड़ी रही। और वेंटिलेटर पे इनका क्या हो रहा है, पूरा इलाज हो रहा है। अब आपको पता है कि वेंटिलेटर में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन दे दे के उनको ऐसे तैसे करके हम क्या कर लेते हैं, जियाते रहते हैं। अब बाबू क्या होता है, समय आता है 2009 का। अच्छा ये सब केस कब, किस समय की है, मैं यहां पर देखो लिखा नहीं, ये केस है लगभग मान के चलो 1973 का। ये जो जब इनके साथ रेप हुआ था तो वो था सन 1973। और 42 साल तक ऐसे ऐसे ये केस चलता रहा। अब सन आता है धीरे धीरे 2009 का। और जब 2009 आता है, एक महिला थी, उनका नाम था पिंकी बिरानी। क्या नाम था उनका, पिंकी बिरानी। अब ये जो पिंकी बिरानी थी, इन्होंने क्या कर दिया, एक याचिका दायर कर दिया। क्या दायर किया, और इन्होंने याचिका कहां पर दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जब याचिका दायर किया तो इन्होंने डिमांड की कि देखो भैया, जो यहां पर एक महिला है बहुत दिनों से परेशान है बेचारी, और परेशान का मतलब यह हुआ कि इनको मेरे हिसाब से मृत्यु दे देना चाहिए। समझ के, जैसे हमें जीने का अधिकार है ऐसे हमें मरने का अधिकार भी देना चाहिए। अब भैया सुप्रीम कोर्ट बड़े टेंशन में कि याचिका में ऐसे ऐसे लोग पिया जाते हैं, और मुझे पता है कि ऐसे में कैसे मरने दो किसी को, सभी लोग तो स्टेट की प्रॉपर्टी है।
समझ गए। अब सुप्रीम कोर्ट बेचारा बड़े अचंभे में। तो पिंकी बिरानी ने कहा देखो हमें सभी नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए, पैसिव, पैसिव पैसिव यूथनेसिया, पैसिव यूथनेसिया चाहिए। अब आपको बताता हूं, यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु। यूथनेसिया का मतलब क्या होता है, इच्छा मृत्यु। तो यहां पर इन्होंने क्या डिमांड किया, पिंकी बिरानी ने कहा कि पैसिव यूथेनेसिया दीजिए। सर पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है, जैसे देखो पैसिव यूथेनेसिया का मतलब यह है कि भैया जो इनको आप लाइफ सपोर्ट दिए हो, लाइफ सपोर्ट दिए हो उसको हटा दीजिए और इनकी जो होती है प्राकृतिक रूप से मौत होने दीजिए। हमने कहा कि जैसे आप मान लो कि ये 42 साल तक किस पे पड़ी हैं, वेंटिलेटर पे पड़ी हैं, तो हम कहते हैं वेंटिलेटर पे ये जो ऑक्सीजन आप दे रहे हो ना, इसको हटा दो। और जब इसको आप हटा दोगे तो ये ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगी और ये क्या हो जाएंगी, पैसिव यूथनेसिया का शिकार हो जाएंगी, मतलब ये प्राकृतिक रूप से मर सकती हैं। तब सुप्रीम कोर्ट कहती है हाँ सही सजेशन आप कह रही हैं, इसका मतलब आप समझदार हैं, काफी समझदार हैं। अच्छा, तो ये कहती है नहीं हम समझदार नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं तुम समझदार हो। हाँ भैया औरत हो तो समझदार हो, समझदार ना होती तो पूरे भारत पे राज कैसे करती आप लोग। पैसिव यूथनेसिया, अब ये जो पैसिव यूथनेसिया था तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर पैसिव यूथनेसिया होना चाहिए, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर पैसिव यूथनेसिया होना चाहिए। और पैसिव यूथनेसिया का मतलब ये होता है कि जो वेंटिलेटर दिया गया है या वेंटिलेटर से जो उसको लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो जी पा रही है, वही हटा दो केवल, वो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगी, प्राकृतिक रूप से उसकी डेथ हो जाएगी। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ समझ गए आप, समझ गए। और ऐसे होता है बाबू, एक एक्टिव, एक ये भी होता है एक्टिव यूथनेसिया होता है। और ये जो एक्टिव यूथनेसिया होता है ये क्या होता है, हम कहते हैं किसी को इंजेक्शन लगा के मार देना, समझ गए, जहर का इंजेक्शन लगा दो मर गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव यूथनेसिया बोलते हैं। ये इच्छा मृत्यु थोड़ी है। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमें जहर का इंजेक्शन लगा दो ताकि हम मर जाएं, जैसे कभी कोई कुत्ता उत्ता पागल हो जाता तो उसको जहर का इंजेक्शन लगा दिए थे ताकि मर जाते, ताकि किसी और को ना काट पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव यूथनेसिया बोलते हैं। समझ गए, अगर हम इंजेक्शन देके किसी को मार रहे हैं तो मतलब वो एक्टिव यूथनेसिया हो गया। और पैसिव का मतलब होता है केवल जो उसको आप लाइफ सपोर्ट दे रहे हो वही हटा दो, अपने आप वो मर जाएगा। तो भैया अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मान लिया कि हाँ कुछ मामलों में हमें पैसिव यूथनेसिया दे देना चाहिए। अच्छा, अब क्या होती भैया, एक बात और आ जाती है। अब इनके केस में क्या होता है, इनके केस में जो डॉक्टर्स होते हैं, कहाँ के ईएम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग कहते हैं नहीं अरुणा को पैसिव यूथनेसिया नहीं दिया जाएगा। समझ गए, हम क्या करेंगे, हम इनका अपने ही हॉस्पिटल में इलाज करेंगे, हम इनको वेंटिलेटर पे रखेंगे, ये जब तक जिंदा रहेंगी तब तक जिंदा रहेंगी। समझ गए, जब तक जिंदा रहेंगी तब तक हम इनका इलाज करेंगे। समझ गए, यहां पर इनको पैसिव यूथनेसिया नहीं दिया जाता है। और बेचारी ऐसे लटकी रहती हैं और 2015 में जाके इनकी डेथ हो जाती है। 2015 में इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से ये मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। समझ गए, तो ये पैसिव यूथनेसिया समझ में आया। अब इतना आपको समझ में आया कि भारत में एक्टिव यूथनेसिया नहीं करना चाहिए, मतलब कि किसी को जहर का इंजेक्शन नहीं देना है, लेकिन अगर किसी को लाइफ सपोर्ट दिया गया है कुछ केसों में उनको मरने का अधिकार दे दिया गया। इतना आपको याद रखना है। अगर इतना आपको याद हो गया है तो मैं अब चलूंगा अगले केस पर। अब अगले केस पे चलूंगा, समझ गए। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर तब क्या हुआ इसमें, तो बाबू यहां लिख लो, राइट टू डाई विद डिग्निटी, मतलब मरने का अधिकार, मरने का अधिकार दिया गया।
मतलब मरने का अधिकार है, दिया गया, मरने का अधिकार अब आ गया है। लेकिन ये जो मरने का अधिकार है भैया, ये केवल कुछ मामलों में है, कुछ मामलों में है, सभी मामलों में नहीं है, इतना याद रखे रहना। समझ गए? अब आगे हम चलेंगे और भी केस आगे बनाएंगे, एक केस और बनाते हैं, दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरे केस पे आते हैं। अब एक केस और आता है जिसको हम बोलते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 19। ये मैं बता भी चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बताता हूं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। इसमें आपको पता है कि ड्यू प्रोसेस आया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया था, और इसी को हम दूसरे भाषा में बोलते हैं प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। समझ गए? अब कहा जा रहा है कि ये जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये क्या होना चाहिए? कह रही है ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ हो, कि मतलब किसी कानून के थ्रू आप एक कानून बना दो। समझ गए? एक प्रोसीजर के थ्रू, एक प्रक्रिया के थ्रू आप एक कानून बना दो, कि जैसे हमने उस दिन आप पढ़ाए थे आपको कि भैया अगर पुलिस होगी तो किसी अपराधी को पहले क्या करती है? ब्लेम करती है जब तो उसको हम आयोग मतलब कि अक्यूज्ड बोलते हैं, फिर धीरे धीरे कोर्ट में जाता है, ट्रायल होता है, फिर ये सब होता है, डीएम के आगे पेश किया जाता है, तो हम कहते हैं भैया ये सब एक प्रोसेस हो गया ना। समझ गए? उसको गिरफ्तार किया गया तो एक पूरा का पूरा फॉर्मेलिटी, एक पूरा का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। तो कह रहा है कि वही कि मतलब हर चीजें प्रोसीजर से तो होनी चाहिए, लेकिन बाबू वो जो प्रोसीजर है या प्रक्रिया है उसको जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। केवल ये नहीं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ बन तो गया, समझिए कानून तो बन गया, लेकिन कानून आपका न्यायिक है ही नहीं, कानून आप में फेयर है ही नहीं, समझिए कानून आपका रीजनेबल है ही नहीं। समझ गए? तो ये अगर से सारी आगे अगर से चीजें वहां पर अटक रही हैं, तो मतलब कहने का मतलब मेनका गांधी वाले में यही बोला गया कि केवल जरूरी नहीं है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो। समझ गए? केवल जरूरी नहीं कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ हो, वहां पर क्या क्या होना चाहिए भैया? ये जो होना चाहिए ना प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये कैसा होना चाहिए? तो हम कहेंगे जस्ट होना चाहिए। जस्ट का मतलब न्यायिक होना चाहिए। समझ गए? क्या होना चाहिए? हम कहेंगे न्यायिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फेयर का मतलब उचित होना चाहिए। समझ गए? रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब ये होता है कि भैया उसमें कारण बताने होंगे, कारण बताने होंगे। समझिए? कारण का पता बताना होगा कि क्या कारण है कि जो आपने इनको गिरफ्तार किया है। तो ये मेनका गांधी वाले में आया था। अब एक केस और आगे पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला। टाइम जल्दी से बीत जाता है ना। इसमें आप लिखोगे ओल्गा टेलिस केस। ये केस आया था 1985 में। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि भैया देखो, जो झुग्गियों में रह रहे हैं, झुग्गियों में कहां पर रह रहे हैं? हम कहते हैं झुग्गियों में रह रहे हैं। तो भैया झुग्गियों में अगर रह रहे हैं तो इनके घर को तोड़ने का आपको अधिकार नहीं है। अगर आप इनके घर को तोड़ रहे हो तो पहले इनको विकल्प दो कि तुमको अब यहां नहीं, अब आपको यहां पर रहने हैं, क्योंकि यहां पर विकास के कार्य हो रहे हैं। तो भैया यही बात बोली गई है कि अगर सरकार को इनकी झुग्गियों को तोड़ने हैं तो इनकी झुग्गियों को तोड़ने से पहले बाबू उसमें क्या करना होगा इनको? तो हम कहेंगे भैया
इनको एक विकल्प देना होगा, क्योंकि झुग्गियों में रहना इनका क्या है, आर्टिकल 21 के तहत इनको अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जिएंगे। समझ गए? तो भैया अगर इनके झुग्गियों को तोड़ना है तो हम कहेंगे इनको झुग्गियों को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इनको विकल्प उपलब्ध कराने होंगे कि भैया अगर हम आपके झुग्गी को तोड़ रहे हैं तो आप यहां पे जाके रहिए, क्योंकि यहां पर अब विकास के कार्य होंगे। समझिए कि नहीं समझिए? हाँ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं भैया अगले केस पे चलते हैं, अगले केस पे चलते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में बाबू बात आती है ना सुसाइड को लेकर। एक वर्ड आता है सुसाइड, आत्महत्या। आत्महत्या, बताओ क्या हमें मरने का अधिकार है? क्या हमें जानबूझ के आत्महत्या करने का अधिकार है? तो हम कहेंगे भैया हमें जानबूझ आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है कि है। अभी हम केस के थ्रू समझेंगे कि भैया इसमें कौन कौन से केस आए थे। समझ गए क्या है ये? इसमें पहला एक केस आता है, उस केस का नाम था मारुति, मारुति श्रीपति दुबाल। इनका कहना था कि अगर हमें जीने का अधिकार है तो हमें मरने का अधिकार भी होना चाहिए। इनका कहना था भैया, ये मेरा कहना नहीं, इनका कहना है। मतलब मारुति श्रीपति दुबाल का कहना क्या था, ये केस आया था 1987 में। इनका कहना अगर हमें मरने का अधिकार है तो हमें जीने का भी अधिकार होना चाहिए। अच्छा चलो मान लेते हैं भैया आपको जीने का अधिकार होना चाहिए। समझ गए? ऐसे ही एक और आते हैं, उनका नाम था पी रथिनम। कौन थे? ऐसे एक केस और आता है, पी रथिनम करके आता था, पी रथिनम। अब वर्सेस लिख देते वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये आया था 1994 में। ये दोनों केस आए, इनका भी कहना यही था, इनका भी यही कहना था अगर जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार होना चाहिए। अब ये लोग बोल कहां से रहे हैं, ये लोग बोल कहां से रहे हैं? क्योंकि भैया देखो अपने पास क्या है, एक ना आईपीसी बनाया गया था। समझ गए? अब आईपीसी का नाम बदल गया, लेकिन अभी आपको आईपीसी पढ़ने हैं। आईपीसी बनाया गया, आईपीसी की धारा नंबर 309, 309 जो है, अगर कोई क्या करता है, आत्महत्या करता है, इसमें हम लिख लेंगे आत्महत्या जो होता है ये भैया कानूनन जुर्म था। क्या था ये? कानूनन जुर्म था। समझ गए कि मतलब ये पनिशेबल ऑफेंस था कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, आत्महत्या करेगा, तो उसको हम क्या करेंगे भैया, उसको हम और पनिश करेंगे, उसको हम दंड देंगे। तो भैया यहां पर आप लिख सकते हो कि आईपीसी की धारा 309 में ये बात लिखी गई है कि ये जो आत्महत्या है ये क्या भैया, असंवैधानिक है। समझ गए? हाँ, असंवैधानिक कहने का मतलब आत्महत्या यहां पर आप लिखोगे कानूनन जुर्म था, कानूनन जुर्म है, इतना आपको लिख लेना है। अब यही जो धारा थी यही इनको भी दिखा और यही धारा इनको भी दिखा। क्या नाम था इनका? मारुति श्रीपति दुबाल और पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले में इन दोनों को दिखा। अब इन्होंने कहा कि नहीं ये गलत लिखा गया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तब कैसा होना चाहिए गधे? ये कह रहे हैं कि हमें राइट टू डाई विद डिग्निटी, हमें एकदम बढ़िया से मरने का क्या दिया जाए, स्वतंत्रता दी जाए, ताकि हम लोग क्या हो सके, मर सके। समझिए? क्योंकि पता है धोखा वोखा खाए होंगे, धोखा वोखा खाए होंगे तो जीने का मन कर नहीं रहा होगा। ये बेचारे सोच रहे होंगे कि आत्महत्या करके मर ही जाए। समझ गए? और बेचारे के यहाँ पर धारा 309 इनको मरने नहीं दे रही है। अब बेचारे कह रहे हैं कि हमारा आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। और जब भैया आर्टिकल 21 का हनन होगा
तो इसका मतलब यहां पर बड़ी ही विपत्तियां आएंगी, बड़ी ही विपत्तियां आएंगी, समझ गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह देती है, इन दोनों लोगों का बात मान लेती है। अब बाबू सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आता है इसमें कहता है भैया राइट टू डाई, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। डिग्निटी अब कह रहा है राइट टू डाई विथ डिग्निटी, इसका मतलब ये हुआ मरने के अधिकार हैं आपको, मतलब आत्महत्या करने का अधिकार मिल गया आपको। आत्महत्या वैध है, मतलब ये आत्महत्या क्या हो गया, संवैधानिक हो गया, समझ गए। आत्महत्या क्या हो गया, संवैधानिक हो गया। भैया ये भी बात आ गई, आत्महत्या संवैधानिक हो गया, वाह 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 क्या बात है यार, समझ गए। अब एक और आती हैं, अब उनका नाम था ज्ञान कौर, समझ गए क्या नाम उनका है, ज्ञान कौर। उनका अपने हस्बैंड के साथ क्या हुआ, थोड़ा अनबन हुई, तो उनके जो हस्बैंड थे उनको इतना मजबूर कर दिए, इतना मजबूर कर दिए कि वो एकदम आत्महत्या पे आ गए, मजबूर हो गई। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया, समझ गए। अच्छा इतना आप समझ जाओ कि यहाँ अगर पूछेगा कि मारुति श्रीपति दुबाल ये केस आया था 1987 में, और पी रथिनम और यूनियन आप ये आया था इतने में, इसमें आपको याद रखना आत्महत्या जो किया गया था वैध बोल दिया गया था, समझ गए सुप्रीम कोर्ट ने। अब भैया क्या होता है, अब ये बात बोली गई है दूसरी जगह पढ़ते हैं भैया, दूसरी जगह पे कहां पर पढ़ेंगे, दूसरी जगह पे एक केस और आता है, दूसरी जगह पर, दूसरी जगह पे आपको लिखने हैं कि भैया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में एक केस आता है। अब इनकी भी कुछ बातें थी, समझ गए कि नहीं समझ गए, इनकी बातें क्या थी, पहले केस लिखते हैं, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब। बड़ा इतना समझ जाओ कि बहुत ही नरक है सब, समझ गए, बहुत ही नरक है। अब नरक क्या है इसमें सुनो, अब इनके वाले केस में इन्होंने क्या रखा, कहा कि भैया देखो राइट टू लाइफ, ऐसे ऐसे हिंदी लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार ये ना कभी भी मरने के अधिकार के बराबर नहीं हो सकता, मरने के अधिकार, समझ कि नहीं समझ गए। तो जीने का अधिकार जो होता है मरने के अधिकार के बराबर नहीं हो सकता। भैया जीना अलग चीज है, मरना अलग चीज है। अब ये बात धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में पहुंचती है, कहती सही बात है, अगर किसी को जीना है तो जिए, मरना अलग चीज है। अगर ये मरेगा तो देश का संसाधन कम होगा। और इन्होंने क्या डिमांड रखी, कहा कि भैया ये जो बनाया गया आईपीसी की धारा 309 है, इसको वैध किया जाए, ये अवैध ना किया जाए। वैध का मतलब कि भैया जो आत्महत्या है वो क्या है, वो गलत चीज है, वो कानूनन जुर्म है तो जुर्म है। लेकिन आपको पता है कि अभी हमने देखा था पी रथिनम वाले में क्या हुआ था, वहां पर इसको क्या बना दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। कहा गया कि जो ये 309 है ये गलत चीज है, समझ गए। यहां पर आत्महत्या क्या कर दिया गया, वैलिड कर दिया गया, आत्महत्या को वैध बना दिया गया। लेकिन यहां पर जो आपको पता है कि 309 में आत्महत्या अवैध है, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो 309 वाला अनुच्छेद धारा है, इसको क्या किया जाए, वैध किया जाए। कहने का मतलब आत्महत्या कानूनन जुर्म है तो है, आत्महत्या क्या बाबू, कानूनन जुर्म है, तो ये कानूनन जुर्म है तो है, कानूनन जुर्म है तो है। अब ये बात ये सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में घुस गई ये भी,
और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ये बात घुसी तो इन्होंने नाम दिया, समझ गए। अब इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट कह रहे पंजाब का, स्टेट ऑफ पंजाब था ना, अब इन्होंने कहा कि भैया यहां से जो एक डिसीजन निकल के आता है, डिसीजन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ही देती है। सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या कहती है, कहती है भैया देखो यू आर प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ आप राज्य की संपत्ति हो, इसलिए आप आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर आपने आत्महत्या करने का अटेम्प्ट किया, अगर आपने आत्महत्या करने का अटेम्प्ट किया तो भैया आपको 309 के तहत सजा होगी, समझ गए। और मैं आपको बता दूं ये जो ज्ञान कौर थी, इनका इनके पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं चल रहा था, तो इनके जो पति थे इनको एकदम मजबूर कर दिए कि तुम आत्महत्या कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी बोला कि भैया देखो ये एक बात बता देता हूं कि धारा, ये देखो लिख लेते हैं, आईपीसी की धारा 306 में अगर कोई आत्महत्या के लिए उस्काता है तो ये क्या है, कानूनन जुर्म है, समझ गए। तो यहां पर लिखेंगे आत्महत्या के लिए उकसाने या मजबूर करने पर मजबूर करना कानूनन जुर्म, उसको सजा हो सकती है, पनिशेबल ऑफेंस है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, समझ गए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया तुम राज्य की संपत्ति हो, इसीलिए तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। भैया आईपीसी की धारा क्या कहती है, कहती भैया 306 वाली क्या कहती, कहती आत्महत्या के लिए अगर उसका रहे हो या मजबूर कर रहे हो तो ये भी कानूनन जुर्म है। तो आपको पता होना चाहिए, समझ गए कि नहीं समझ गए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, समझ गए कि कहां पर ये आत्महत्या सही चीज नहीं होती है। कुछ बच्चे आज क्या कर लेते हैं, आज के समय में जब उनसे कंपटीशन नहीं निकलता तो आत्महत्या कर लेते हैं, गलत बात, समझ गए। ये सब गंदी बातें कहां से आप सीखते हो, ये सब नहीं करने हैं, देख लो, समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर कोई उकसा रहा है तो 306 के तहत का वो क्या है, कानूनन जुर्म है। अगर खुद कर रहे हो तो 309 के तहत को कानूनन जुर्म है, समझ गए। अगर कभी आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया है तो वो समझ जाओ कि अगर बच गए तो पुलिस आपको काटेगी मतलब समझ रहे हो ना, पीटेगी, कूटेगी, समझ गए। ये सब गलतियां मत करिएगा, समझ गए। अगर लड़की छोड़ के चली जाइए, जाने दो, समझ गए कि नहीं समझ गए, जाने दो। जिस दिन अगर आपको नौकरी मिल जाएगी तो खुद लौट के चली आएगी, वो नहीं लौट के आएगी तो उसके पापा रिश्ता लेके आपके पास आएंगे। काहे इतना टेंशन ले रहे हो, जिंदगी में और भी तो कुछ है। हाँ, ये सब चीजें बढ़िया से ध्यान रखे रहिए। तो ये बाकी सारी चीजें अपने हिसाब से पढ़िए। देखो अब आपको जितना इसमें मैं रगड़ के पढ़ा दिया हूं आप पढ़ लो, बढ़िया से एकदम केस भी पढ़ा दिया हूं, ये भी पढ़ा दिया हूं, समझ गए। अच्छा यहां से देखो एक चीज और निकल के आती है, हेलमेट नहीं लगाओगे पीटे जाओगे, कूटे जाओगे, कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भैया ये सब उसमें चला जाता है। ठीक है बाबू, इतना बहुत है आज के लिए, धन्यवाद।